नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है डाइवोर्स से संबंधित। बेसिक्स के साथ हम ये इश्यू डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि डाइवोर्स किस ग्राउंड पे होता है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके क्या मायने हैं, फिर ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का। सी राजा मोहन आईआर के आर्टिकल अच्छे लिखते हैं, फेमस हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। तीसरा आर्टिकल लेबर लॉ से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। एप्पल कंपनी ने इंडिया में अपना स्टोर ओपन किया है, तो लेबर लॉज से इसका क्या लेना देना है। एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था लेबर लॉज को कमजोर बनाने से संबंधित। तमिलनाडु ने तो फैसला वापस ले लिया था, लेकिन कर्नाटक ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अमेंड कर दिया था। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले कोट है, मोहम्मद अली ने एक बार बोला था, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब देखो ये है, सिर्फ टाइम पास मत कीजिए, हर एक दिन को मीनिंगफुल बनाइए, हर एक दिन को एसेट के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, हर एक दिन को प्रोडक्टिव बनाइए। समझ गए? एक तो ये है कि 28 मई को प्री है, ढीला ढाला हमारा रवैया है कि अब 25 दिन रह गए, 24 दिन रह गए, दिन गिन रहे हैं। दूसरा देखो, अब एग्जाम को 20-25 दिन बाकी हैं, तो 18-18 घंटे, 17-17 घंटे। देखो वैसे तैयारी में आपको चलना होता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, लेकिन रेस के लास्ट लैप में तो हर एक एथलीट दौड़ता है। तो अब प्री को सिर्फ 20-25 दिन बाकी हैं, ये दौड़ने का टाइम है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना देने का समय है। तो यही मतलब था मोहम्मद अली का, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डाइवोर्स से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जजमेंट आई है ना, ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब हमें बेसिक्स का पता होगा कि अभी डाइवोर्स का क्या प्रोविजन है। तभी तो आप समझ सकोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसके मायने क्या हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स समझते हैं। देखो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ना 2 टाइप से डाइवोर्स होता है। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में 2 टाइप में डाइवोर्स होता है। एक तो म्यूचुअल कंसेंट से, एक दूसरा कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट में यह होता है कि मियां बीवी दोनों राजी हैं, उनकी बन नहीं रही है आपस में, दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि हम डाइवोर्स ले लेते हैं। लेकिन ये दूसरा टाइप का जो डाइवोर्स है ना, कंटेस्टेड डाइवोर्स है, इसमें दोनों में से एक, पति या फिर पत्नी, तैयार नहीं है डाइवोर्स के लिए, एक लेना चाहता है, एक तैयार नहीं है। तब फैमिली कोर्ट में ट्रायल चलता है। जो लेना चाहता है वो डाइवोर्स, वो ग्राउंड्स देता है, एविडेंस देता है कि इस आधार पे मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूं, जैसे अडल्ट्री, मेरा जो स्पाउस है उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, या फिर उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरे पे अत्याचार करता है या करती है। तो ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए जिसके आधार पर स्पाउस डाइवोर्स की डिमांड कर सकता है या कर सकती है। तो सबसे पहले म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, पति पत्नी दोनों ने पिटीशन फाइल कर दी उस कोर्ट में जहां पे उनकी शादी रजिस्टर हुई थी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, या फिर देखो शादी के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गए और वहीं पे रह रहे थे, तो वहां पर भी जहां वो रह रहे थे वहां पर भी उनके द्वारा डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। समझ गए? या तो वो कोर्ट जहां पे उनकी शादी रजिस्टर हुई थी, या फिर उस शहर की कोर्ट जहां पर वो रह रहे थे शादी के बाद डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने से पहले। अब देखो होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में जब मियां बीवी दोनों राजी होते हैं तलाक के लिए, वो कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, तो कोर्ट ना उनको 6 महीने का समय दे देता है कि अब आप 6 महीने बाद आना। कोर्ट एक्नॉलेज कर लेता है
कि कपल ने पिटीशन फाइल की है डाइवोर्स के लिए, लेकिन कोर्ट 6 महीने का टाइम दे देता है कि 6 महीने तक कूलिंग ऑफ पीरियड है। आप सोच के देखिए, क्या शादी को बचाया जा सकता है? क्या कोई संभावना है फिर से एकजुट होने की? इसलिए आप 6 महीने तक एक्सप्लोर कीजिए। मान लीजिए 6 महीने बीत गए, उसके बाद भी कपल अगर कोर्ट में जाके बोलता है कि हमने 6 महीने ट्राई किया, अब भी कुछ नहीं हो उसका है, इसलिए अब आप तलाक दे दीजिए, तब जाके फिर कोर्ट तलाक दे देता है। मतलब ये जो समय होता है ना 6 से 18 महीने का, कि कोर्ट टाइम देता है कि कम से कम आप 6 महीने लीजिए, लेकिन मैक्सिमम 18 महीने। अगर 18 महीने के बाद आते हो तो फिर ये मान्य नहीं होगा। 6 से 18 महीने के बीच में आप फिर से आइए और इन 6 से 18 महीने के बीच में कोशिश कीजिए कि शादी को बचाने की। ये होता है सेकंड मोशन, जब सेकंड बार कपल जाता है 6 से 18 महीने के बीच में कि हमने ट्राई करके देख लिया, उसके बाद कोर्ट तलाक दे देता है। तो ये तो हमने बात की म्यूचुअल कंसेंट से जो डाइवोर्स होता है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। इसमें हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक राजी नहीं होता, दोनों में से किसी एक के द्वारा पिटीशन फाइल की जाती है, फैमिली कोर्ट में मुकदमा चलता है, ट्रायल चलता है, और ट्रायल के दौरान जिसने भी तलाक के लिए पिटीशन फाइल की है ना, वो एविडेंस देता है कि देखो ये एविडेंस है, मेरे स्पाउस ने मेरे ऊपर क्रुएलिटी की, या फिर दूसरे के साथ उसका अफेयर है, या फिर उसने मुझे धोखा दिया। तो कोर्ट भी उन एविडेंस को ना स्क्रूटिनाइज करती है। स्क्रूटिनाइज करने के बाद में दूसरे पक्ष की बात सुनी जाती है। बाद में कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन से फैसला करती है कि तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के मामले हैं ना, सामान्यतः देखो बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि फैमिली कोर्ट में इस प्रकार के हजारों लाखों केसेस पेंडिंग होते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के मामलों में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है फाइनल रिजल्ट आने में। लेकिन जो म्यूचुअल कंसेंट का मामला है, उसमें भी देखो कम से कम 6 महीने का तो समय लगता ही है। जैसा मैंने आपको बताया, 6 महीने का कम से कम कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, जिसमें कपल के द्वारा कोशिश की जाती है। कोर्ट टाइम देता है कपल को कि आप पहले कोशिश कीजिए, क्या शादी को बचाया जा सकता है। तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का जो हाल ही में वर्डिक्ट आया है, उसे समझना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने देखो अपने वर्डिक्ट में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान का जो आर्टिकल 142 सेक्शन 1 है ना, इस पावर का इस्तेमाल कर सकता है। 6 महीने का जो मिनिमम समय होता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए, उस 6 महीने के समय से पहले भी डाइवोर्स देने के लिए। कंफ्यूज हो गए? बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर होती है संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के पास ना जबरदस्त पावर होती है, ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल 142। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ना कोई भी डिसीजन ले सकता है संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का। मान लीजिए इसमें प्रोविजन ये है, अगर किसी पर्सन से उसका गांव का, विलेज का लैंड एक्वायर किया जाता है, तो सरकार विलेजर को मार्केट रेट से 2 गुना ज़्यादा का कंपनसेशन देगी। मान लीजिए गांव का जो लैंड है जिसे एक्वायर किया जा रहा है, उसकी कीमत है 1 CR, तो सरकार उसे 2 CR का कंपनसेशन देगी। लेकिन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस केस में कंपनसेशन कम है, तो बेशक कानून में 2 गुना ज़्यादा का प्रोविजन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट यह भी बोल सकती है कि आप 5 गुना ज़्यादा कंपनसेशन दीजिए। समझ गए? मतलब आर्टिकल 142 है ना, उसकी सहायता से सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, चाहे वो कानून के अगेंस्ट भी क्यों ना हो। हालांकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में बोला है कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए जाएं आर्टिकल 142 के अंतर्गत, वो कानून के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। बट अक्सर फंडामेंटल राइट्स का तो ध्यान रखा जाता है, बट कानून के अगेंस्ट वो ऑर्डर हो जाते हैं, जैसे इस केस में है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके, जो कम से कम 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होना जरूरी होता है, तो
उस 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को इग्नोर भी कर सकते हैं और डाइवोर्स दे सकते हैं। यह बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अब देखो कई बार ना सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि शादी ऐसे स्टेज पे पहुंच गई है कि अभी कोई भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है पति और पत्नी के बीच में कि वो एकजुट हो जाएं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है शादी को बचाया जा सके। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि पति पत्नी फिर से खुशी खुशी एक साथ रहना स्टार्ट कर दें। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ना 6 महीने का जो पीरियड है ना उसे इग्नोर करके डाइवोर्स दिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी आर्टिकल 142 के तहत पावर का इस्तेमाल करते हुए। समझ गए? बट सुप्रीम कोर्ट ने देखो इसके साथ साथ ये भी बोला कपल रिक्वेस्ट तो कर सकता है कोर्ट से कि हमारी शादी अब ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन हो चुका है, मतलब कोई संभावना ही नहीं है कि हमारे बीच में सुलह हो जाए, मेलजोल हो जाए। तो आप 6 महीने का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे इग्नोर कर दीजिए। बट कपल का ना ये राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। रिक्वेस्ट करना अलग बात है, बट कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करेगा। ये कोर्ट तय करेगा कि शादी उस स्टेज पे पहुंची है या नहीं पहुंची है। अगर कोर्ट को लगेगा कि हां अब शादी में इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है, ऐसा डैमेज हो चुका है जिसे रिपेयर करने की कोई संभावना नहीं है, तो कोर्ट अपनी मर्जी से 6 महीने का जो पीरियड है कम से कम वाला उसे इग्नोर कर सकता है और डाइवोर्स दे सकता है। बट कपल का यह अधिकार नहीं है। कपल यह नहीं बोल सकता कि हमारी जो शादी है वो पहुंच चुकी है तो आप हमें दे ही दें। यह कोर्ट डिसाइड करेगा, कपल डिसाइड नहीं करेगा। यह लाइन देखिए, इट इज नॉट मैटर ऑफ राइट बट ए डिस्क्रिशन। कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, ना कि कपल का अधिकार। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि आप केयर एंड सावधानी बरतिए ऐसे मामलों में जजमेंट देते वक्त। इंडिया में देखो पिछले कुछ समय में ना डाइवोर्स रेट बढ़ गया है। 2021 का सेंसस का डेटा तो अभी सामने नहीं आया है, बट डेटा के अनुसार अर्बन एरियाज में डाइवोर्स ज्यादा होते हैं, रूरल एरियाज में रिलेटिवली कम होते हैं। डाइवोर्स पहले की तरह हमारी सोसाइटी में अभी उतना स्टिग्मा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। पहले तो डाइवोर्स के बाद महिला को काफ़ी खराब दृष्टि से देखा जाता था, पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के कारण। बट अब सिचुएशन वैसी नहीं है। सोसाइटी पहले के अपेक्षाकृत ओपन हुई है, लिबरल हुई है। इसी का नतीजा है कि डाइवोर्स रेट भी इंक्रीज हो गया है। और आर्टिकल में देखो ये भी कहा जाता है 2011 के सेंसस के अनुसार डाइवोर्स रेट 1.1% है ना। एक्चुअल में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा है। डेटा इतना कम का इसलिए है क्योंकि देखो बहुत सारे मामले तो पेंडिंग होते हैं, और गांव में पिछड़ों इलाकों में ना बहुत केस ऐसे सामने आते हैं कि वाइफ को छोड़ दिया, हस्बैंड भाग गया या घर से निकाल दिया। अब वो लोग ना कोर्ट में कम जाते हैं, मतलब वो वैसे ही शादी कर लेते हैं या फिर शादी नहीं करते हैं। थोड़े जो लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, पिछड़े एरियाज में जो लोग हैं जिनकी एजुकेशन थोड़ी कम है, मतलब वहां पे ना पत्नी को छोड़ने की, पत्नी को घर से निकालने की ऐसे बहुत केस सामने आते हैं, लेकिन वो रजिस्टर नहीं हो पाते। उनमें हस्बैंड वाइफ अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लिखित में कहीं नहीं होता। तो इसलिए डाइवोर्स के जो केसेस हैं ना कहीं ज़्यादा हैं जितने कि रजिस्टर होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डाइवोर्स से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना बिलावल भुट्टो, वो जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं एससीओ की यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए। बट इस मीटिंग से पहले कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। अक्सर देखो होता ऐसा है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के डिग्निटरी के बीच किसी प्रकार की कोई मीटिंग होती है ना बड़े लेवल पे, तो मीडिया बहुत कवरेज देती है, उम्मीदें लगाई जाने लगती हैं कि शायद अब रिश्तों को इंप्रूव करने की जो कवायद है, कोशिश है, वो फिर से स्टार्ट होगी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि सबको पता है
कि इस मतलब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, तो इस विजिट से कुछ खास होने नहीं वाला है। आज के समय में देखो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो उनके सामने ये है, मेजर कंट्रीज के साथ में रिश्तों को कैसे बैलेंस किया जाए। मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, इनके साथ में रिश्तों को कैसे बैलेंस किया जाए। पाकिस्तान के चाइना के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बट यूएसए इसे नेगेटिव सेंस में लेता है। मिडिल ईस्ट में देखिए, पहले पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, लेकिन इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय उन्होंने ना टर्की के साथ रिश्तों को ज्यादा तवज्जो दी, और सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते पाकिस्तान के थोड़े खराब हो गए। इवन यूएई से भी रिश्ते खराब कर लिए पाकिस्तान ने। बट अब टर्की और सऊदी अरेबिया के रिश्ते अच्छे हो गए हैं, तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि पहले सऊदी अरेबिया उसे तवज्जो देता था, लेकिन सऊदी अरेबिया को इग्नोर करके पाकिस्तान ने टर्की का साथ दिया, और टर्की के रिश्ते अब सऊदी अरेबिया से अच्छे हो गए हैं, तो पाकिस्तान को अब कोई भाव नहीं दे रहा है। इवन इंडिया के साथ रिश्ते खराब हैं पाकिस्तान के। बड़ा बदलाव देखो पाकिस्तान में ये आया है, पहले ना पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड किया करती थी। मतलब मेजर रोल पाकिस्तान की आर्मी का होता था डिसाइड करने में कि पाकिस्तान के रिश्ते किस देश के साथ कैसे होंगे। बट अब वो सिचुएशन नहीं रही। आज के समय में पाकिस्तान की आर्मी का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी की जो प्रतिष्ठा थी ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो काफी कम हुई है। उसके लिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो हुआ क्या, जो पिछले पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे ना बाजवा, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया। उन्होंने इमरान खान को सिलेक्ट किया प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसी वजह से इमरान खान को कुछ लोग सिलेक्टेड प्रधानमंत्री भी बोलते थे। बाद में उन्होंने इमरान खान को हटा दिया, मतलब उनकी मर्जी से ही हटाया गया, और शरीफ फैमिली जो है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली फिर से मेन स्ट्रीम में आ गई। तो बाजवा ने बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया। इमरान खान ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश की, और बाजवा उनकी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते रहे। कैसे? जैसे देखो, इमरान खान प्रो टर्की हो गए, बाजवा ने कोशिश की कि सऊदी अरेबिया के साथ रिश्ते खराब ना हो। बाजवा सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए। इमरान खान ने रशिया को ज्यादा तवज्जो दी और यूएसए पे बहुत सारे आरोप लगाए। बट बाजवा फिर वाशिंगटन की यात्रा पर गए। उन्होंने यूएसए को भरोसा दिलाया कि इमरान खान की जो सोच है वो पाकिस्तान की सोच नहीं है। और इंडिया के संदर्भ में भी पाकिस्तान, मतलब बाजवा जो है, ये चाहते थे कि इंडिया के साथ रिश्ते अब ठीक हो। बाजवा की अजीत डोवल के साथ बैक चैनल टॉक भी हुई थी, जिसके बाद सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन बाजवा ना इमरान खान को कन्विंस नहीं कर सके कि इमरान खान मान जाए इस बात पर कि इंडिया के साथ रिश्ते इंप्रूव हों। जब ट्रेड को रिज्यूम करने की बात हुई थी ना, शुरू में इमरान खान मान गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले कश्मीर के इशू पर इंडिया एक कदम पीछे ले, आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस है उसे फिर से लाए, तब जाके हम रिश्तों को नॉर्मलाइज करने के बारे में सोचेंगे। तो मतलब दोनों के बीच में टकराव रहा, और अब सिचुएशन ये आ गई है कि इंडिया के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, मेजर कंट्रीज के साथ रिश्ते कैसे होने चाहिए, मिडिल ईस्ट में क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान का। इस बात पर ना सहमति नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आर्मी का अलग रुख है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज वो पॉपुलिज्म के चलते अलग स्टैंड पे चलती हैं। बस उनका एक फोकस होता है कि वोट ज्यादा किससे मिल सकते हैं, किस देश को गाली देने से कितना वोट मिल सकता है, इन सब चीजों पे फोकस ज्यादा करती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज। अब जैसे देखो, इंडिया के साथ पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज रिश्ते इसलिए नहीं इंप्रूव करवाना चाहती क्योंकि इंडिया को गाली देके वहां पे वोट मिलता है। ऐसा तो इंडिया में भी होता है। तो इस वजह से राइटर ये बोलते हैं कि आने वाले समय में भी ना पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिश्ते नहीं इंप्रूव होने वाले हैं बहुत ज्यादा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो बैक चैनल टॉक है ना वो करती रहे, क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान की आर्मी ही सबसे स्ट्रोंग है
हालांकि पहले से प्रतिष्ठा कम हुई है, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गई है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कौन सत्ता में आएगा, कब सत्ता में आने के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या रुख ले ले। तो इसलिए इंडिया को पाकिस्तान की आर्मी के साथ बैक चैनल टॉक जारी रखनी चाहिए। और देखो, पाकिस्तान को ना अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके विभिन्न देशों के साथ रिश्तों को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का ध्यान अभी इन चीज़ों पे नहीं है, जिससे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। अब एक बात लास्ट में ये भी बोली जाती है राइटर के द्वारा कि पाकिस्तान की आर्मी ने पिछले 50 सालों में जो वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है ना, कि इसका हम इस्तेमाल करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, दूसरे देशों के अगेंस्ट, अब ये चीज़ ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मतलब जिस चीज़ का वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, टेररिज्म स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे इंडिया में, अफगानिस्तान में, अब यही चीज़ पाकिस्तान पे ना बहुत बड़ी बर्डन है। इस चीज़ के चलते पाकिस्तान की सरकार कई बार वो फैसला नहीं लेना चाहती जो कि उन्हें लेना चाहिए। सरकारों को पता होता है ये फैसला लेंगे, जैसे इंडिया के साथ रिश्ते इंप्रूव करेंगे तो फायदा होगा, लेकिन वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को इतना तवज्जो दिया गया पिछले 50 सालों में कि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से सेक्शंस ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं। अब वो चाहते ही नहीं कि इंडिया के साथ रिश्ते इंप्रूव हों, वो पाकिस्तान की सरकारों पर दबाव डालते हैं। समझ गए? और यही चीज इमरान खान ने भी की। इमरान खान ने इंडिया के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ इतना कुछ बोला, इतना ज्यादा बोला कि अब वो रिश्ते ठीक भी करें तो एकदम से ठीक नहीं कर पाएंगे, लंबा समय लग जाएगा। एक कहावत है ना कि आप ना किसी के साथ दुश्मनी इतनी गहरी ना करो कि बाद में नजरें मिलाते भी आपको शर्म आए। लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान ने ना वही कर दिया, इतना ज्यादा बोला इंडिया यूएसए के अगेंस्ट कि एकदम से तो वो यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लेबर लॉज को डाइल्यूट करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं कि देखो, हाल ही में 2 घटनाएं हुई जिन पर चर्चा करना जरूरी है। एक तो कर्नाटक और तमिलनाडु के द्वारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को डाइल्यूट करना। इसमें प्रोविजन ये है ना कि मैक्सिमम एक दिन में वर्कर 8 घंटे काम कर सकते हैं, इसे एक्सटेंड करके 12 कर दिया गया। हालांकि बाद में तमिलनाडु ने ये फैसला अपना वापस ले लिया। लेकिन देखो, इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लेबर कोड लेके आई थी, जिसमें भी यूनियंस को और वर्कर्स के अधिकारों को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया गया। सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कंपनीज को इनवाइट कर सकें इंडिया में पैसा लगाने के लिए। क्योंकि देखो, लेबर लॉज अगर आसान होंगे तो कंपनीज ज्यादा अच्छे से आएंगी, ऐसा सरकार को लगता है। अब दूसरी घटना यह हुई कि सरकार ने क्या किया, मतलब सरकार ने नहीं, एप्पल ने क्या किया, 2 अपने स्टोर ओपन किए, एक मुंबई में एक दिल्ली में। जो एप्पल के सीईओ हैं मिस्टर टिम, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी कि इंडिया उनके लिए काफ़ी बुलिश मार्केट है, मतलब इंडिया में स्कोप काफ़ी ज़्यादा है मार्केट को एक्सपेंड करने का। एप्पल के जो फ़ोन हैं उसे स्टेटस सिंबल माना जाता है हमारे देश में। वैसे फॉक्सकॉन जो एप्पल का सप्लायर है ना, जो एप्पल को फ़ोन सप्लाई करता है, वो पिछले 10 सालों में तमिलनाडु में काम कर रहा है और वहाँ पे जो पैसा अर्न करता है CSR के तहत पैसा खर्च भी किया जाता है तमिलनाडु में एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के लिए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं राइटर कहते हैं देखो, ये जो एप्पल जैसी कंपनीज है ना, जानबूझ के एक आर्टिफिशियल कंपटीशन पैदा करती हैं इंडिया चाइना जैसे देशों के बीच में। अब जैसे इंडिया को बोला जा रहा है कि चाइना को छोड़ के हम इंडिया में आना चाहते हैं, या फिर चाइना में ऑलरेडी कंपनी है, हम इंडिया में भी लगाना चाहते हैं, लेकिन आप लेबर लॉज को डाइल्यूट कीजिए ताकि हम यहां पे आसानी से काम कर सकें। तो एप्पल जैसी कंपनीज के कहने पर इंडिया लेबर लॉज को डाइल्यूट कर देता है ताकि एप्पल जैसी कंपनीज को इंडिया में इनवाइट किया जा सके काम करने के लिए। लेकिन देखो, दिक्कत पता क्या है, वही जो हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया था कि ऑलरेडी सरकार इनको बहुत कुछ देती है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई जाती है। जितना प्रोडक्शन आप करोगे उतना इंसेंटिव आपको मिलेगा, सब्सिडी आपको मिलेगी। और खास करके ये स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए है, वैसे तो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को है। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एप्पल का नाम सबसे ऊपर है, आपको भी पता है।
राइटर कहते हैं कि चाइना में भी ना एप्पल और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में साठगांठ देखने को मिलती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे रूल बनाती है जो एप्पल कंपनी के फेवर में होते हैं। अब वैसा ही हमारे देश में देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे कानून, ऐसे रूल बना रही है जो एप्पल के हित में है। बट देखो, इससे शोषण किसका होगा? वर्कर्स का होगा। उनका वर्क लाइफ बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कानून ऐसे बनाए जाते हैं, टॉप डाउन अप्रोच देखने को मिलती है। लोकल लेवल पे वर्कर की यूनियंस, उनके साथ कोई कंसल्टेशन ही नहीं होती। भाई उनका क्या फीडबैक है जो हम ये कानून चेंज कर रहे हैं? नहीं। तो इसी पर राइटर का कंसर्न है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लेबर लॉज को डाइल्यूट करने से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में देखो इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट की एक काफी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है डाइवोर्स से संबंधित। दूसरा, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। और तीसरा फिर ये लेबर लॉज की डाइल्यूशन। तो इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।